अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ज़ेब्रा का कलर क्या है, सफ़ेद या काला, तो आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ज़ेब्रा के ऊपर आपको स्ट्राइप्स, लाइनें नज़र आएंगी। अब अगला सवाल मेरा ये होगा कि ये लाइनें हैं किस रंग की, सफ़ेद के काली? तो अब फिर आप परेशान हो जाएंगे। ज़ेब्रा की ये लाइनें शुरू में हम समझते थे कैमोफ्लाज के लिए, छुपने के लिए हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि ज़ेब्रा पकड़ा ही अपनी इन लाइनों की वजह से जाता है। फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद ये लाइनें खून आशाम, खून की प्यासी मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए, और अभी तक साइंस ये समझती है कि शायद इसी वजह से ज़ेब्रा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व किया। लेकिन ये पैटर्न आए कैसे? और ये पैटर्न सिर्फ ज़ेब्रा पर नहीं है, ये पैटर्न आपको हर जगह पर नज़र आएंगे। आपको चीते में भी नज़र आएंगे, आपको कई और जानवरों में, तितलियों में नज़र आएंगे, इंसेक्ट्स में नज़र आएंगे। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन पर आपको ये पैटर्न नज़र आएंगे। अगर आप एक छोटे ज़ेब्रे के बच्चे को देखें तो वो काले रंग का होता है। जी हाँ, वो काले रंग का होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता है तो उस पर सफ़ेद रंग की लाइनें आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़ेब्रा एक काला घोड़ा है जिस पर सफ़ेद लाइनें हैं, ना कि ये सफ़ेद घोड़ा है जिस पर काली लाइनें हैं। ये पैटर्न हमें कुदरत में बहुत मिलते हैं। मैं सिर्फ आपको जानदारों की बातें नहीं बता रहा, बल्कि आप अगर डेजर्ट्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको ये पैटर्न मिलेंगे, रेगिस्तानों में मिलेंगे, आसमान में बादलों पर भी आपको ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे, आपको माउंटेन्स पर ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे, दरख्तों पे मिलेंगे, समंदरों की लहरों में आपको ये पैटर्न्स मिलेंगे, मौसमों में मिलेंगे, जुपिटर पर मिलेंगे। जुपिटर को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आपको ऐसे बहुत से पैटर्न मिलेंगे। इन पैटर्न्स को सबसे पहले रियाजी की मदद से मॉडल करने की कोशिश की एक साइंसदान एलन ट्यूरिंग ने। आपने एलन ट्यूरिंग का नाम शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सुना हो, लेकिन आपको शायद ये मालूम ना हो कि एलन ट्यूरिंग ने बायोलॉजी को रियाजी की मदद से बयान करने की कोशिश की, और वो काम किया उन्होंने 1952 में, 1952 में, जब उन्होंने ये रिसर्च पेपर लिखा जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसका नाम है द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। द केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। और इस पेपर में उन्होंने ये बताया कि हम कुछ इक्वेशंस की मदद से इन पैटर्न्स को मॉडल कर सकते हैं। वो इक्वेशंस बड़ी सिंपल हैं, आपको देखने में मुश्किल लगेंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये इक्वेशंस दिखा भी रहा हूँ, और इन इक्वेशंस की मदद से जो पैटर्न्स बनाए गए वो भी आप नीचे देख सकते हैं। आपको ब्लैक एंड वाइट तस्वीर में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमने चीते के पैटर्न्स जनरेट किए, और इसके अलावा भी बहुत से पैटर्न्स हम जनरेट करते हैं इन इक्वेशंस के कुछ पैरामीटर्स को चेंज करके। अब वो पैरामीटर्स क्या हैं वो भी मैं आपको बड़ी आसान ज़ुबान में बताऊंगा। तो इन्होंने जो इक्वेशंस हमें दी, उन इक्वेशंस का नाम है रिएक्शन डिफ्यूजन इक्वेशंस। रिएक्शन डिफ्यूजन इक्वेशंस, क्योंकि इसमें जो काम होता है, जो प्रोसेस होते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं जिनको मॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। क्योंकि मॉर्फोजेनेसिस ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि रिएक्ट करते हैं, दो काम करते हैं, रिएक्ट करते हैं और डिफ्यूज़ करते हैं टिश्यूज़ के माबैन, और फिर हमारे पास ऐसे पैटर्न्स आते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक रिएक्शन हो रहा है और एक डिफ्यूजन हो रहा है। रिएक्शन का रेट अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनेंगे, अगर डिफ्यूजन का रेट डिफरेंट होगा तो डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स बनेंगे, और ये पैटर्न्स बनते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। काम शुरू हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी पैदाइश के दौरान ही ये काम शुरू हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम आगे चलता रहता है। तो अगर हम इनको अलग अलग देखें, डिफ्यूजन को देखें, अगर पानी में आप किसी रंग को डिफ्यूज़ करें तो वहाँ पर आपको पैटर्न नहीं मिलेंगे। आप जब उसको अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ कर लेंगे पैटर्न नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से रिएक्शन में एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, लेकिन वहाँ पर आपको पैटर्न्स नहीं मिलते। पैटर्न मिलने के लिए एक ब्रिलियंट आइडिया था जो कि इन साइंसदान ने दिया कि आपको इन दोनों रिएक्शंस को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन इसको समझाने के लिए, इन इक्वेशंस के को आसान करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए, आपकी विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग की ज़रूरत है मुझे, कि एक चीता है जिसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं। आप इमेजिन कर रहे हैं, एक चीता है जिसके ऊपर कोई पैटर्न नहीं है, और आप उसको जूम कर रहे हैं, उसकी फर को, उसकी खाल के अंदर देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक जंगल नज़र आ रहा है। अब आपको उसकी खाल नहीं नज़र आ रही, वहाँ पर एक जंगल नज़र आ रहा है, और उस जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर आग लगना शुरू हो जाती है। इस आग को हम कहेंगे एक्टिवेटर। ये केमिकल नंबर 1 है, एक्टिवेटर है। उसको मुशाबियत देंगे एक्टिवेटर केमिकल से।
अब जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ वहाँ पर ज़मीन काली होती जा रही है, दरख्त जलते जा रहे हैं और पैटर्न बन रहे हैं। उस आग को बुझाने के लिए एक फायर फाइटिंग स्क्वाड भी है जो देखता है कहाँ पर आग लगी है और वो फ़ौरन जाके उसको इनहिबिट करता है, बुझाता है। इसको कहते हैं इनहिबिटर केमिकल। तो एक एक्टिवेटर केमिकल आग, इनहिबिटर केमिकल फायर स्क्वाड। अब अगर फायर स्क्वाड जल्दी जल्दी आग को बुझा देगा जहाँ जहाँ आग लग रही है, अगर फायर स्क्वाड का रेट ज़्यादा होगा यानी वो तेज़ ज़्यादा होगा तो पैटर्न छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन अगर फायर स्क्वाड ज़रा सुस्त है यानी इनहिबिटर सुस्त है और एक्टिवेटर बहुत तेज़ है, वो जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, आग ज़्यादा जगह लग भी रही है तो पैटर्न करीब करीब भी बनेंगे, और ज़्यादा देर तक लग रही है तो पैटर्न ज़्यादा लेंथ के बनेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि इस पूरे प्रोसीजर को, इन पैटर्न्स को कंट्रोल करती हैं। और इन्हीं दो पैटर्न्स को यानी इनहिबिटर केमिकल को, दो केमिकल और एक्टिवेटर केमिकल्स को, इनके रेट्स को इन इक्वेशंस में डाला गया। तो जब इनके रेट्स को हम वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न सिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये सारे के सारे पैटर्न्स हमने ट्यूरिंग की इक्वेशन से निकाले हैं और इनहिबिटर और एक्टिवेटर के रेट्स को चेंज करके निकालें। लेकिन इसके साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं, ये तो सिंप्लीफाई करके बताएं। जिस सरफेस पे आप ये बना रहे हैं, पैटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा रफ़ है या प्लेन है, इस पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा भी बहुत से और चीज़ें हैं जिन पर डिपेंड करता है। और जब ये सारी चीज़ें आप कंप्यूटर सिमुलेशंस में डालते हैं और पैटर्न्स को जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ के पैटर्न नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 1952 में ट्यूरिंग ने जब ये रिसर्च हमें दी तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सराहा नहीं, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि शायद बायोलॉजी को रियाजी की मदद से बयान नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी एक अलग चीज़ है और रियाजी अलग चीज़ है। लेकिन इस सदी में अब दोबारा लोगों ने ट्यूरिंग के इस काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं आपको यहाँ पर कुछ रिसर्चेस का हवाला दूंगा। एक रिसर्च ये कहती है कि मुर्गी की जो कलई है वहाँ पर भी मॉर्फोजेंस काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर रिसर्च की गई, हमें पता चला शार्क के जो टीथ के पैटर्न्स हैं, मुर्गी की कलई के जो पैटर्न्स हैं, शार्क की टीथ के जो पैटर्न्स हैं, वहाँ पर भी मॉर्फोजेंस काम कर रहे होते हैं और उन पैटर्न्स को शक्ल दे रहे होते हैं। अभी रिसेंटली एक और स्टडी की गई है जिसमें चूहे के एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो पैर हैं, हाथ हैं, उनकी डेवलपमेंट को देखा गया। और यहाँ पर हमने स्टडी जब किया तो हमें पता चला 3 मॉर्फोजेंस हैं। ट्यूरिंग ने 2 मॉर्फोजेंस के ज़रिए इक्वेशंस को डिवाइस किया था, यहाँ पर 3 मॉर्फोजेंस हैं और उनके ज़रिए ये पूरे हाथों की शक्ल और इनके पैटर्न्स बन रहे हैं। तो अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर भी दिया जा रहा है और इन पैटर्न्स की इक्वेशंस को आगे डेवलप किया जा रहा है ताकि हम बाकी पैटर्न जो हमारी कुदरत में है उसको भी हिसाब के ज़रिए, उसको भी रियाजी के ज़रिए हम सामने ला सकें। क्योंकि हमें लगता है, बहुत से साइंसदानों को ऐसा लगता है कि हमारी दुनिया की जो किताब है वो रियाजी में लिखी गई है और इस वजह से दुनिया के हर प्रोसेस को, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी का हो, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, उसको मैथमेटिक्स की शक्ल में बयान किया जा सकता है। इसीलिए हमें मैथमेटिक्स में हर सूरत अच्छा होना पड़ेगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।